अगर 2024 में अब से कुछ ही महीने बाद नरेंद्र मोदी चुनकर आए, फिर से तीसरा टर्म उनको मिलता है, भारत के लोकतंत्र और समाज के क्या मायने हैं और नहीं आए तो क्या मायने हैं? आने का मतलब है कि इंडिया विल हैव अ हिंदू पॉलिटिकल ऑर्डर। थर्ड इलेक्शन अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतते हैं तो इसका मतलब है हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर इन इंडिया। हिंदू राष्ट्र, उसको हिंदू राष्ट्र कह देना चाहिए उसको। फिर हिंदू राष्ट्र की तरफ डिसाइसिव स्टेप्स होंगे। हिंदू राष्ट्र के तरफ स्टेप्स लिए गए हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बना है अभी, हिंदू राष्ट्र बन सकता है 2024 और 2029 के बीच में, और उसका पहला अटैक पार्लियामेंट के थ्रू होगा। कोई और ऐसा आपके पास उदाहरण है पूरी दुनिया में कि आप ये बता सकें कि भारत एक ऐसा देश बन जाएगा? हाँ, तो अमेरिकन साउथ बिटवीन 1880 एंड 1965। लोग कंपेयर करते हैं जर्मनी 1930 से, वो गलत कंपैरिजन। यहाँ पे the attempt is to reduce Muslims in particular and minorities in general into second-class citizens. It is not an eliminationist project. The project in Germany was eliminationist. Jews had to be physically eliminated. वो project नहीं है यहाँ पे। यहाँ का project है second-class citizen बनाना है, जैसे अमेरिकन साउथ में हुआ था। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हैं जो सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यहाँ आए हुए हैं। भारतीय, लेकिन दुनिया भर में उन्होंने नाम कमाया है अपनी स्कॉलरशिप के ज़रिए। प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर के स्टूडियो आने के लिए। प्रोफेसर वार्ष्णेय हालांकि वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये बताने के लिए कि फ़िलहाल ब्राउन यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। न सिर्फ कि भारत में या दक्षिण एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में इनकी स्कॉलरशिप का चर्चा है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, जिनमें शुमार है बैटल्स हाफ वन, इंडियाज़ इम्प्रॉबेबल डेमोक्रेसी, 2013 में ये किताब छपी है। इसके अलावा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक लाइफ, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स इन इंडिया, 2002 में ये किताब छपी थी। इसके अलावा भी इकोनॉमिक रिफॉर्म पे उन्होंने किताब लिखी है, भारत में लोकतंत्र, विकास और किस तरीके से जो अर्बन रूरल, शहरी और ग्रामीण जो एक तरह का बंटवारा, एक डिवाइड है, उस पर भी उन्होंने किताब लिखी थी 90 के दशक में। मैं खुद जब भी सांप्रदायिकता पर कुछ पढ़ने समझने की कोशिश करती हूँ, प्रोफेसर वार्ष्णेय को लगातार समझती रहती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संगीन सवाल है जिससे भारत का एक बड़ा हिस्सा तो एक तरह से उसे डील कर ही रहा है, लेकिन हर वो व्यक्ति जो भारत के लोकतांत्रिक भविष्य में यकीन रखता है, वो सोच रहा है कि क्या भारत का जो भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है वो कैसा होने जा रहा है। जिस तरह की जो मुस्लिम नफ़रत जो हम देख रहे हैं, जिसकी एक बानगी एक आरपीएफ जवान की ट्रेन में, चलती ट्रेन में जो उसने गोली चलाई, उससे मिला। आप भारत को पिछले 40-50 साल से स्टडी कर रहे हैं, जब आपने ये सुना तो क्या सोचा आपने? देखिए, जिस तरह का माहौल बन रहा है, ये सोचना पड़ेगा पहले माहौल क्यों बन रहा है। उस माहौल के बिना ये चलती ट्रेन में मारने का इंसिडेंट एक्सप्लेन नहीं हो सकता उस माहौल के बिना। ये जो माहौल, राजनीतिक माहौल बन रहा है, इसमें एंटी मुस्लिम एक्शंस और एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम ज़्यादा, एंटी माइनॉरिटीज़ इन जनरल एक्शन को लेजिटिमेसी मिली हुई है। अगर उस पुलिस ऑफिसर को लगता, हम लोग अमेरिका में हर एक को पुलिस ऑफिसर बोलते हैं, उनका एग्जैक्ट टाइटल क्या था मुझे नहीं मालूम जिन्होंने मारा है, लेकिन चलिए पुलिस फोर्स में थे, रेलवे के कांस्टेबल थे। हाँ। और उनका काम था कि वो लोग जो मुसाफिर थे, हाँ, उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत, हाँ, करना उस व्यक्ति का काम, हाँ, था। तो हम लोग सिविल कॉन्फ्लिक्ट लिटरेचर में, राइट्स के लिटरेचर में, रिसर्च में बहुत ही एक एस्टैब्लिश्ड कंक्लूजन ये है कि जब मैक्रो पॉलिटिक्स, बड़ी पॉलिटिक्स, माहौल की पॉलिटिक्स बन जाती है अगेंस्ट ए पर्टिकुलर ग्रुप, तो बहुत सारे छोटी छोटी जो वारदातें होती हैं वो उससे कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो जैसे हरियाणा में हमारे हिंदू मुस्लिम राइट्स के डेटा सेट
जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, हमने जो बनाया स्टीवन विल्किंसन के साथ, हमारी किताब में है, स्टीवन विल्सन की किताब में है, और सब लोग इस्तेमाल करते हैं उसे। उसमें हरियाणा ऐसी स्टेट नहीं है जो बहुत ही इंपॉर्टेंटली प्रोमिनेंटली फिगर करती हो। हरियाणा में नहीं होती थी इस तरह की वारदातें, सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे उसमें। उसका महाराष्ट्र में होते, यूपी में होते, बिहार में होते, कर्नाटक में भी होते, तेलंगाना में होते, और ओडिशा और हरियाणा में नहीं होते। 90 के दशक में जब पूरे देश में दंगा हुआ था तब हरियाणा में नहीं हुआ था? एक छोटी मोटी कोई घटना हुई होगी 1947 में। देखिए, हमने 1950 से हमारा डेटाबेस शुरू होता है। 1947 का जो बुखार आया था इस सोसाइटी को, जो तूफान आया था यहाँ पे, वहाँ हो सकता है, हम उसको स्टेटिस्टिकली डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, होगा, मान लिया। दीपेंद्र हुड्डा से मैं बातचीत कर रही थी तो वो कह रहे थे कि हम सबको ये गर्व था कि 1947 में भी जो हमारा रीजन है वो शांतिपूर्ण रहा था उस वक्त में भी। बिल्कुल हो सकता है। तो ट्रेन आप ही कह रहे हैं हाँ, कि ये तो RPF जवान, छोटी छोटी वारदातें एक माहौल से कनेक्ट होती हैं। उस मैक्रो माहौल, जो बड़ा सा माहौल बना हुआ है, उसके लिए जो छोटी छोटी वारदातें हैं, उनको, इन लोगों को उनसे लेजिटिमेसी मिलती है। हम कर सकते हैं, ये पहले नहीं कर सकते थे, हम कर सकते हैं ये। तो हम हमारी लैंग्वेज में माइक्रो पॉलिटिक्स और मैक्रो पॉलिटिक्स का कनेक्शन, ठीक है। माइक्रो पॉलिटिक्स होगी जो हम इंडिविजुअल्स ऐसे करते हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, और मैक्रो एक माहौल बना हुआ है, तो उसमें लेजिटिमेसी है, तो आपने कर दिया ये आप पहले कर सकते थे, बहुत मुश्किल है, कैसे कर सकते थे? तो उसमें आपको माहौल की बात करनी पड़ेगी। आपकी बात पे मैं आती हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि इन घटनाओं को देखकर हम ये समझते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिकता का माहौल है, एक छाता बना हुआ है, उसके नीचे ये घटनाएं जिनको वैध ठहराया जा सकता है। बिल्कुल सही, ये बात आप, ये लेजिटिमेट, ये छाता बना हुआ है, उस छाते के अंदर ही। हाँ। तो क्या सोच रहा था फिर ये RPF का जवान जब ये उसने जब बंदूक चलाई, अपनी सर्विस राइफल चलाई? हाँ, तो अगर वो 1900, देखिए, मुझे तो हिस्टोरिकली थोड़ा, अगर मुझे आप 2 मिनट दीजिए इसके लिए। हिस्टोरिकली 1947 का जो डिसलोकेशन है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, उसको आप कह सकते हैं उससे बड़ा कोई हिंदू मुस्लिम कन्फ्लैग्रेशन नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। इतने तूफान और इतने हाई फीवर कह सकते हैं आप, ये बॉडी पॉलिटिक जो मिला, उसको कंट्रोल 1950s में बहुत ही इक्का दुक्के राइट्स हैं। 1969 में बड़ा राइट होता है अहमदाबाद में, 1961 या 62 में जबलपुर में है थोड़ा सा वो, लेकिन 1947 के तूफान के बाद उसे कैसे कंट्रोल किया गया, वो स्टेट प्रोजेक्ट था। वो माहौल की, जो हम कह रहे हैं स्टेट प्रोजेक्ट जो है, उससे माहौल पॉलिटिक्स बनती है। स्टेट प्रोजेक्ट था कि हम राइट नहीं होने देंगे, नहीं, हम राइट नहीं होने देंगे। तो 47 से तो ज़्यादा कभी भी पूरे 20th सेंचुरी में, और उससे पहले भी 47 से ज़्यादा वारदातें नहीं हुई, 47 से ज़्यादा वायलेंस कभी नहीं हुई है। भाई, हम कह रहे हैं ना 15 मिलियन माइग्रेशंस हैं करीब, आधे मिलियन से 1 मिलियन डेथ्स हुई हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था ना। तो उसको कंट्रोल करना वो स्टेट प्रोजेक्ट बना था, तो एक नया माहौल बना था। उस माहौल में किसी पुलिस ऑफिसर को इस तरह जाना मारना नामुमकिन सी बात थी। आज का स्टेट प्रोजेक्ट क्या है? आज का स्टेट प्रोजेक्ट है वो उसका उल्टा है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में जो बीजेपी कर रही है उसको बोलते हैं एंटी सिस्टम पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स जो हैं, जो संविधान ने एक ढांचा बनाया है पॉलिटिक्स का, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है ये, राइट। तो वो, अगर आप पावर में आ गए हैं तो आप अपने पॉलिटिकल एक्शन से और अपनी पार्लियामेंट के थ्रू आप वो करना चाह रहे हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट जो है वो उसके अगेंस्ट है वो, ठीक है। तो उसको हम लोग एंटी सिस्टम पार्टीज बोलते हैं। तो ये आपको लगता है कि RPF का जवान ये सोच रहा था कि वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है, जो नया राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है, और उसने ये भी बताया कि उसके नायक कौन है। उसने कहा कि हिंदुस्तान में मोदी जी, योगी जी, तो वो प्रेरणा है उसकी। बिल्कुल, ये उनका जो राष्ट्र निर्माण 47 के बाद हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स के हिसाब से,
वो स्टेट प्रोजेक्ट था। अब राष्ट्र निर्माण जो है उसका उसके उन प्रिंसिपल्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। नहीं, एक और राष्ट्र बन रहा है। हाँ, एक और राष्ट्र बन रहा है, तो बिल्कुल उस बन रहा राष्ट्र है। के बने निर्माण में अभी तक आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस जैसा डोमिनेंस है, हेजेमनी। ये हमारी कल की सेमिनार में डिस्कस हुआ। देखिए, कांग्रेस जब पावर में आई तो 1957 में एक स्टेट केरल में वो हारी। बेसिकली 1947 से 1967 में वो सेंटर में ही नहीं, स्टेट्स को भी कंट्रोल कर रही थी। इस वक्त जो राष्ट्र निर्माण हो रहा है, जो बीजेपी के हिसाब से, उनके पास 13 आउट ऑफ 20 स्टेट गवर्नमेंट्स उनके पास नहीं है। इसलिए जो ये राष्ट्र निर्माण का इंपल्स है वो वायलेंट होगा। ये आप 13 सरकारों में तो इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते उनके थ्रू। मैं फिर से आपकी बात को समझती हूँ, दर्शकों की जानकारी के लिए भी उनको थोड़ा सा इसका मैं सरलीकरण करना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये जो नए राष्ट्र का निर्माण करने की कोशिश हो रही है, पहले हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसमें धर्म उसका आधार नहीं था। अब जिस राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण, उसमें धर्म आधार है, लेकिन उसके बावजूद भी एक आम राय इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि भारत का बड़ा हिस्सा जो राजनीतिक कब्जा है उससे दूर है भाजपा के लिए। इसलिए अगर इस राष्ट्र का निर्माण होता है तो ये हिंसक राष्ट्र के तौर पे ही बनेगा, यानी बिना हिंसा के इस राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हो सकता। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, आप सोचिए अगर एनआरसी भी बनाना है तो एनआरसी कौन काउंट कर सकता है? काउंटिंग पावर तो सेंटर के पास है नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी। अगर 13 स्टेट गवर्नमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप एनआरसी नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, सीएए नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, और मना कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट्स। बिल्कुल कहते हैं हम नहीं करते। 13 ने कह दिया था हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर इस क्योंकि ऑर्डिनरी पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस के थ्रू ये नहीं कर सकते तो इसका स्वरूप जो है वो हिंसक होगा। और वो उसकी पॉलिटिक्स को कैसे डील करना है ये ऑपोजिशन पार्टी से सोचना पड़ेगा। और जो लोग इस विजन में विश्वास नहीं करते उनको सोचना पड़ेगा। हिंसा इस राष्ट्र निर्माण के साथ जाएगी, इन नए राष्ट्र निर्माण के साथ। राष्ट्र निर्माण इस तरह हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये भी नहीं मालूम। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। वो धर्मियों को उन्होंने इंटरव्यू दिया अयोध्या, उनसे पूछा आपने अयोध्या मूवमेंट क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्या कहा उन्होंने? कोई भी विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती कि उससे देश का नाश कर दिया जाए। अगर हमारी विचारधारा सब लोग सहमति से मान लें तब तो इस विचारधारा पे हमें लगे रहना चाहिए। अगर हमारी विचारधारा से सब जगह हिंसा फैली तो विचारधारा देश से बड़ी नहीं हो सकती। मैंने अयोध्या मूवमेंट इसलिए नहीं ज्वाइन किया है, मेरे हिसाब से अयोध्या मूवमेंट से बहुत हिंसा बढ़ेगी। और हमारी विचारधारा अगर इलेक्शन के थ्रू आ जाए और बिना हिंसा के आ जाए तो हम इस विचारधारा के हम साथ रहेंगे। देखिए, उन्हीं की पार्टी के एक लीडर ने उन्होंने कहा जो नई पॉलिटिक्स लग रही है उस विचारधारा की जो नई पॉलिटिक्स मोदी जी के अंडर आई है उसमें यह लग रहा है कि हिंसा पॉलिटिक्स का पार्ट होगी और कोई तरीका नहीं है। और अगर हम इस तरह से देखें, अगर आप बड़े बड़े इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस को अगर आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अगर आप लिंचिंग को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है और लोगों को लगेगा कि हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? जो देख सरकार तो हमें आसानी से पकड़ेगी नहीं, अगर पकड़ भी लेगी तो कोर्ट में कितना लंबा टाइम लगेगा किसको क्या मालूम है, सरकार आसानी से पकड़ेगी नहीं। तो एक उदाहरण देती हूँ कि आप अमेरिका में रहते हैं, वहीं काम करते हैं। अगर वहाँ जो बाइडेन का नाम लेकर कुछ जो वाइट लोग हैं, आतंकवादी हैं, या मान लेते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, वो 3 ब्लैक लोगों की हत्या कर देते हैं, क्या ऐसा संभव है कि जो बाइडेन इस पर कोई स्टेटमेंट ना दें? इम्पॉसिबल। वो तो बहुत ही पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट उस तरह के इंसिडेंट जो जिसे कहते हैं हम लोग मास्टर क्लीवेज ऑफ सोसाइटी, मास्टर क्लीवेज सोसाइटी वहां है रेस, यहां मास्टर क्लीवेज सोसाइटी है धर्म। अगर उस मास्टर क्लीवेज जो सोसाइटी का है उसके अराउंड कुछ हिंसा बड़ी होती है तो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं चुप रह सकता, उसको बोलना पड़ेगा। और इसका क्या मतलब है अगर भारत का प्रधानमंत्री चुप है? तो इसका मतलब है कि आपके लिए लेजिटिमेसी है, वैधता है कि कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं आप। अगर इतना मत करिए कि हमें परेशानी हो, और क्या परेशानी होगी पता नहीं उसका, लेकिन हाँ कर सकते हैं क्योंकि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है।
अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है जो संविधान नहीं अलाउ करता, तो कैसे बनेगा? ऑर्डिनरी प्रोसेसेस के थ्रू थोड़ी बनेगा। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स होगी। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में भी हिंसा आएगी। एंटी सिस्टम पार्टी दुनिया भर में हिंसा के थ्रू काम करती हैं। उनके लिए वायलेंस लेजिटिमेट है, उनके लिए वायलेंस वैध है, उनके लिए हिंसा, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन ऐसे, हिंसा इज ऑलमोस्ट सीक्रेट, उसको भी एक पाकिज़गी दे दी गई है। हाँ। अब मैं हरियाणा पे आती हूँ। हरियाणा में जिस तरह का पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है वो ये कि देखिए, नूह में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी, एक पूरा मेवात डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक यात्रा, धार्मिक, हिंदू धार्मिक यात्रा गुजरती है जिस पर पत्थरबाजी होती है। तो अब ये देखिए कि नरेंद्र मोदी के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, हिंदू अब अपनी यात्रा भी नहीं निकाल सकता। इसमें जो वीएचपी है, जो बजरंग दल है, उनके ज़रिए नैरेटिव ये बनाया गया कि वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के तमाम इलाकों में आके उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया यहाँ पर कि हमारी यात्रा नहीं निकालने दी जा रही है। अब इस पूरी हिंसा में एक नैरेटिव एक तरफ है, दूसरी तरफ आप ये बताइए कि वीएचपी, बजरंग दल के साथ बीजेपी और ख़ासकर हरियाणा बीजेपी की राजनीति को आप कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, आरएसएस, वीएचपी आरएसएस की अफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है ये, अगर आप टेक्निकली देखें उसको। और जैसे बीजेपी इनका पॉलिटिकली एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन, वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो अफिलिएट है आरएसएस का। बजरंग दल टेक्निकली वीएचपी का एफिलिएट है, ठीक है। तो देखिए उसमें डिनायबिलिटी आ जाती है कि भाई आरएसएस से कनेक्टेड तो नहीं है आप, आरएसएस के तो एफिलिएट नहीं है आप, वीएचपी के होंगे तो उसमें डिनायबिलिटी आ जाती है। पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिक्स, बजरंग दल की पॉलिटिक्स में इनकार किया जा सकता है कि हमसे क्या मतलब है इसका। बजरंग दल कोई हमारे डायरेक्टली रिपोर्ट थोड़ी करता है, विश्व हिंदू परिषद कर सकता है, विश्व हिंदू परिषद से वो उनका एफिलिएट माना जाता है। सो अगर आप ये आरएसएस के जो लोग स्टडीज आए हैं देखिए कैसे कैसे उनके एफिलिएट्स हैं, तो उसमें ये हो जाता है फिर कि जो विजिलेंटी फोर्सेस हैं, जो आपकी फोर्सेस ऑन द ग्राउंड हैं, वो आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही हैं। और अगर उसमें हिंसा का भी इस्तेमाल करना चाहें वो, तो हिंसा का इस्तेमाल करेंगे, आप उनको डिनाई कर सकते हैं। ये टेक्निकली आप उनको डिनाई कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी करेंगे, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल डिनाई भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसमें ये विजिलेंटी पॉलिटिक्स, राइट विंग इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स और विजिलेंटी पॉलिटिक्स का हमेशा से इंटीग्रल कनेक्शन रहा है, अभिन्न संबंध रहा है। ये जहां जहां राइट विंग पॉलिटिक्स इमर्ज होती है वहां विजिलेंटी फोर्सेस बहुत काम करती हैं। ये है अमेरिका में, जब अमेरिकन साउथ में जब जिम क्रो पॉलिटिक्स कहते हैं उसे, जिम क्रो पॉलिटिक्स क्या थी कि ब्लैक्स को सिविल वॉर के बाद वाइट्स के साथ कह दिया कि आप इक्वल हैं और आप इक्वल सिटीजन्स हैं, कहीं भी जाएं, कुछ भी खरीदें, कहीं भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, किसी भी ट्रेन में जाएं, किसी भी बस में जाएं, कहीं भी आप अपना आप हमारे चर्च में आ जाइए, अपना चर्च बनाइए, सब कुछ है। फिर उसके बाद उनको इक्वल वोटिंग राइट्स मिला। उसके अगेंस्ट वाइट रिएक्शन अमेरिकन साउथ में आया, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो था, एक तरफ तो वो गवर्नमेंट के बेसिस पे और लेजिस्लेचर के बेसिस पे प्रोसीड हो रहा था, दूसरा वो लिंचिंग के बेसिस पे प्रोसीड हो रहा था। वो विजिलेंटी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी, ठीक है। उसमें पुलिस जो है कभी कभी बाहर रहती थी, कभी अंदर आती थी, कभी देखती थी, लेकिन पुलिस जो है उसको नहीं कर रही थी, विजिलेंटी फोर्सेस कर रही थी लिंचिंग को, ठीक है। तो ये जो हो रहा है कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो राइट विंग पॉलिटिक्स, विजिलेंटी पॉलिटिक्स, राइट विंग इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स, लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स और राइट विंग विजिलेंटी पॉलिटिक्स में अभिन्न संबंध है। अब आप मुझे ये समझ आइए कि जो बड़ी तस्वीर, जैसे बिग पिक्चर अंग्रेजी में हम कहते हैं, कि सबसे पहले फरवरी के महीने में 2 लोगों का, जिनको कहा गया कि भाई ये काउ स्मगलर्स हैं और ये गौ हत्या करना चाहते थे, उन लोगों को पकड़ा गया, जुनैद और नासिर को, और उनको कार में, उन्हीं की कार में जला दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि लगातार ये बिल्डअप होता रहा। उससे पहले भी हमने देखा तमाम तरह की जो नरसंहार की रैलियां हैं, उसका केंद्र बना हरियाणा। इसके बाद धीरे धीरे फरवरी के महीने से लेकर अब हम यहाँ आ चुके हैं अगस्त के महीने तक। तो ये पूरा जो बिल्डअप जिसे कहते हैं, ये जो पूरा निर्माण हो रहा है कि गौ रक्षा से शुरू होकर फिर ये जो धार्मिक रैलियां जाती हैं, इसमें सरकार का किरदार क्या है, पुलिस का क्या है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ कि राजस्थान में जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसने भी इन दोषियों को
जिनके बाकायदा इसमें मोनू मानेसर नाम का जो व्यक्ति है, जो की अक्यूज्ड है, मेन अक्यूज्ड है, उस तक को गिरफ्तार करने की वो कहते हैं कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। क्या ऐसा संभव है कि एक पूरी राज्य की सरकार और पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार ना कर पाए? क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति को एक पूरा राज्य और उसकी पुलिस और उसका प्रशासन उसको प्रोटेक्ट कर पाए? वो तो पॉलिटिकल डिसीजन होगा, उसमें तो बिल्कुल पकड़े जा सकते, क्यों नहीं पकड़े जा सकते हैं। हरियाणा की पुलिस इतनी इनफेक्टिव तो नहीं है कि वो नहीं पकड़ सकती। और राजस्थान की भी, राजस्थान में उनका क्या रोल है मुझे पूरे डिटेल में नहीं मालूम है, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने भी अगर नहीं किया है तो राजस्थान पुलिस को डर लग रहा है। डर किस बात का हो सकता है? कि राजस्थान पुलिस को डर लग रहा है, ये हो सकता है कि जैसे आप जो कह रही थी कि एक एंटी माइनॉरिटी प्रो हिंदू पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो रहा है इस नए राष्ट्र निर्माण की बात जो हो रही है, उसमें ये है कि कांग्रेस की सरकारें भी कुछ दब सकती हैं, और शायद आप कह रही हैं कि राजस्थान की सरकार भी दब गई क्यों कांग्रेस की है, क्योंकि उन्हें ये लग सकता है कि भाई हमें कहीं प्रो मुस्लिम ना इंटरप्रेट किया जाए। वो तो पॉलिटिकल कल्चर, जिस तरह का पॉलिटिकल कल्चर बन रहा है उसमें ये कुछ सरकारें सोच सकती, कुछ सरकारें लड़ने को तैयार हैं। दोनों तरह के एक्शंस होंगे। सचिन पायलट ने जब इन इलाकों का दौरा किया, वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने पूछा कि भाई हम उम्मीद कर रहे थे कि आप नासिर और जुनैद के मामले में सजा दिलाने में हमारा साथ देंगे। सचिन पायलट का जवाब आपको मालूम है क्या था? क्या कहा? उन्होंने कहा मजहबी बातें मत कीजिए। अब मुसलमानों की हत्याएं मजहबी बातें बन चुकी हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। ये सिर्फ बात बीजेपी की, वीएचपी की, आरएसएस की नहीं हो रही है, बजरंग दल भी नहीं है, ये भारत की कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता जिनके यहाँ चुनाव होने जा रहा है, उन्होंने कहा मजहबी बातें मत कीजिए। तो इसी को कहते हैं ना, हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म डोमिनेंट कल्चर बनता चला जा रहा है। जब तक इलेक्टोरली डिफीट नहीं होगा, और वो पॉलिटिकल पार्टीज ही कर सकती हैं, तब तक बहुत सारी सरकारें जो नॉन बीजेपी हैं उनको भी लगेगा कि हम पूरे करेज के साथ और पूरे प्रिंसिपल तरीके से ना लड़ें। कोई ना कोई पॉलिटिक्स उसकी कैलकुलेट करते हैं, किसका वोट मिलेगा किसका नहीं मिलेगा। अगर हम प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करते हैं, क्या हम हार जाएंगे? इस तरह के कंसिडरेशंस उसमें आ जाते हैं। तो अगर अगर बीजेपी इलेक्टोरली डिफीट नहीं होती है तो ये कल्चर बढ़ता चला जाएगा, और इसमें बहुत सारी नॉन बीजेपी सरकारें भी हो सकता है कि वो instead of principled politics, they go for a very compromised kind of politics, not fully supporting it, but not helping arrest the culprits either. तो फिर इसमें जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है, वो किस बाजार में और कहाँ लग रही है, जब उनकी गहलोत सरकार, उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के पार्टी के नेता, एक ज़माने में बड़े नज़दीक सचिन पायलट, वो बहुत करीबी लोगों में माने जाते हैं उनके, जब इस तरह के बयान देते हैं, तो कहाँ लगा रहे हैं वो मोहब्बत की दुकान? तो मोहब्बत की दुकान, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, उनमें उनका विश्वास तो है मेरे ख़्याल से, तभी उन्होंने कहा है, उसके लिए लड़े हैं वो। लेकिन सारी पार्टी, जैसे बीजेपी ने, देखिए एग्जाम्पल था ना, बीजेपी ने सब कहा कि वो अयोध्या मूवमेंट करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा हम नहीं आएंगे, तो पूरी पार्टी नहीं कंट्रोल हो सकती। स्पीकिंग प्योरली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिटीज़, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे आपके साथ। अब जो लोग हैं वो लोग रीजनल कैलकुलेशंस करेंगे कि हमारे हित में क्या है, हम दोबारा इलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, एट्सेट्रा। लेकिन ये कहना ज़रूरी है जो कहा गया कि हमें मोहब्बत की दुकान बनानी है इस नफरत के बाजार में, ये कहना ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ आप लड़ सकते हैं लड़िए उसके लिए। जहाँ जो लोग आपके साथी नहीं लड़ पा रहे हैं उनके लिए कंडीशन ऐसी कीजिए कि वो लड़ सकें आपसे। तो ये इस पे गिव अप नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन आपको उस प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा रियल पॉलिटिक्स। तो चुनिंदा तरीके से होगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जिस नफरत की छाते वाली राजनीति का हम जिक्र कर रहे थे, ऐसा मोहब्बत की दुकान का छाते के नीचे भी नफरत हो सकती है। हाँ, अपहिल स्ट्रगल है वो, उसमें स्ट्रगल है वो। उस स्ट्रगल का जो है, कुछ लोग आपके साथ होंगे पूरी तरह से, कुछ लोग साथ होंगे कंसेप्चुअली बोलने करने को तैयार नहीं, कुछ लोग कहते हैं भाई हम चुप रहें। ये तो ये किसी भी पॉलिटिकल रियलिटी के ये एस्पेक्ट्स हैं वो। लेकिन डोंट एवर गिव अप ऑन मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान कहना, उसके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये कि हम अपने कांग्रेस पार्टी के और लोगों को भी अपने साथ लाना चाहते हैं, नॉन कांग्रेस वालों को अपने साथ लाना चाहते हैं, ये इस पे नेवर गिव अप।
अब कब आपको पूरी सफलता मिलेगी नहीं मालूम है, लेकिन ये जरूरी है कहना। प्रोफेसर साहब, यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि लोअर कोर्ट्स भारत में, क्योंकि जब हम संविधान की बात करते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं, उसका मतलब यही नहीं कि 5 साल में जाके एक बार आप वोट डाल के आ गए यही लोकतंत्र स्थापित हो गया। इसका मतलब ये भी है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं भारत की वो ठीक तरीके से काम करें, जिसमें अदालतें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो जो लोअर कोर्ट्स है हमारी, वो जिस तरीके से सरकार के बिल्कुल ताल से ताल मिला रही हैं, क्या आप भी देख पा रहे हैं? बिल्कुल। ये जुडिशरी हमारी जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न डेमोक्रेसी जहाँ पे संविधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, संविधान को सुप्रीम लॉ कहना चाहिए ना, ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, संविधान सुप्रीम लॉ है। इसका मतलब है जो लॉज पार्लियामेंट बनाएगी वो उस संविधान के फ्रेमवर्क में होंगे। पॉलिटिक्स उस संविधान के फ्रेमवर्क में, उसका अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन अमेंडमेंट ऑर्डिनरी लॉ नहीं कहा जाता, उसे सुप्रीम मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो होता है एक डेमोक्रेसी में, वो पार्लियामेंट का नहीं होता है, वो जुडिशरी का होता है, अदालतों का होता है। अदालत को इंटरप्रेट करना है कि संविधान की क्लॉज ए या क्लॉज बी या क्लॉज सी का क्या मतलब है। पार्लियामेंट को डेमोक्रेटिक थ्योरी में कहा जाता है कि वो पावर ग्रैब करना चाहती है, कभी एग्जीक्यूटिव से कभी जुडिशरी से, वो पावर को ग्रैब, वो अपना एक्सपेंशन ऑफ पावर में लगती है क्योंकि वो इलेक्ट होके आई है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का काम है उस पावर के एक्सरसाइज, क्या एग्जीक्यूटिव करे, सरकार करे या आपकी संसद करे, उसको कैसे कंस्ट्रेन करना है, ये संविधान का काम है, ठीक है। और संविधान का एक्सप्रेशन, संविधान का इंटरप्रिटेशन और संविधान को कैसे लगाना है ऑन सर्टेन सेट्स ऑफ इश्यूज, ये काम अदालतों का होता है, ये काम पार्लियामेंट का नहीं होता, ये काम एग्जीक्यूटिव का नहीं होता। जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की एक नेता से बातचीत कर रही थी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर वो हार गई। उनका कहना था कि राहुल गांधी को ये सज़ा मिलने के बाद लोअर कोर्ट के ज़रिए पूरे जो, यानी सिर्फ उच्च स्तर के नहीं बल्कि जो निचले स्तर के नेता हैं, नेता जो बनना चाहते हैं या इलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट होना चाहते हैं, उन सब में इतना खौफ का माहौल था कि पहले ही माना जाता था कि आपने कोई पॉलिटिकल बयान दिया या किसी पॉलिटिकल रैली में हिस्सा लिया, थोड़े दिनों के लिए आप जेल चले गए, फिर अदालत आपको बेल दे देगी और आप बाहर आ जाएंगे, फिर से आप राजनीति करेंगे। एक तरह से ये अंग्रेजी में कहीं तो पार्ट एंड पार्सल माना जाता था, जेल आते जाते रहना पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए खासकर, और ख़ासकर इस तरह की सरकारें जो पिछले दौर में हमने तानाशाही सरकारें देखी, इस दौर में भी हम देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को इस तरीके से सज़ा मिलना लोअर कोर्ट के ज़रिए, एक तरह का आतंक महसूस किया गया सबके ज़रिए। आपको लगता है कि क्या पॉलिटिकल ऑपोजिशन को एक मैसेज भेजने की कोशिश की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोअर जुडिशरी को इस्तेमाल करके, ताल से ताल मिलाकर? इसमें मेरे ख्याल से तो कोई शक नहीं। लोअर कोर्ट में आज तक, जहाँ तक मुझे मालूम है, लोअर कोर्ट में आज तक ऐसी हिम्मत किसी की नहीं हुई, किसी भी जज की नहीं हुई, जो एक लीडिंग फिगर पॉलिटिक्स का हो, जो बहुत बड़ा रहनुमा हो, उसको इस तरह की सज़ा, मैक्सिमम सज़ा दी जाए। ये लोअर कोर्ट कभी नहीं करता है, ये हायर कोर्ट करते हैं। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया था, लोअर कोर्ट का नहीं आया था, ठीक है। तो लोअर कोर्ट को ये जजमेंट देना, पहली बात तो वही बहुत बड़ा आश्चर्यजनक था। उसके बाद फिर उसका ऊपर कोर्ट ने भी अप्रूव किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो कहा है कल, वो सही है। और अदालतों का काम जो है वो सरकार को सपोर्ट करना नहीं होता है। सरकार अगर अपनी लिमिट से बाहर जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से बाहर जा रही है, या संसद अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से बाहर जाती है, तो अदालत का काम है उसको कंस्ट्रेन करना, उसको रोकना। ये अदालत का काम है। अदालत का काम ये नहीं है कि वो पीनल स्टेट बन जाए या प्यूनिटिव स्टेट बन जाए कि सजा ही देती रहे, तो ये नहीं है। और इसमें ये भी सोचना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स में या डेमोक्रेटिक स्पीच मेकिंग में कितनी फ्रीडम देनी चाहिए। जैसे चौकीदार चोर है जी, चौकीदार चोर है, वो तो नहीं लायबल हुआ, इतने सारे मोदी क्यों चोर ये लायबल हो गए, ये भी नहीं समझ में आता। अगर आपको ले जाना है तो उस पर ले जाइए। अब आखिर के 2 सवाल आ जाती हूँ। 2024 के चुनाव, सबकी नज़र, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में अब क्या हो रहा है। इसमें आप भाजपा की पॉलिटिक्स को और ख़ासकर
जो भाजपा विरोधी राजनीति है, जिसमें कांग्रेस पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है, लीडर है, उसको दोनों को कैसे देख रहे हैं, अपने को ये पेश कैसे कर रहे हैं जनता के सामने? देखिए, हम कितना भी कहें कि बीजेपी बहुत शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, हमें ये तो याद रखना चाहिए कि उनका वोट 38.7% था। तो आप जो सवाल पूछ रही हैं उसका एक लार्जर पॉलिटिकल डायमेंशन है और एक प्योरली इलेक्टोरल डायमेंशन है। बहुत सारे सवाल आपने जो किए वो लार्जर पॉलिटिक्स के बारे में, माहौल पॉलिटिक्स, ठीक है, उसको लार्जर पॉलिटिक्स, माहौल पॉलिटिक्स। 38.7% अगर आपका वोट आया है, तो अगर ऑपोजिशन पार्टीज मिलजुल जाएं, जो लग रहा है हो रहा है, तो 38.7% को आप काउंटर कर सकते हैं। अच्छा, उसका एक एंगल और है। देखिए, मोदी जी को 44%, 44.6% हिंदू वोट मिला 2019 में। 2014 में जहां तक मेरी कैलकुलेशन है करीब 38% मिला था, 37%। तो 7%, 8% और मिल गया उनको हिंदू वोट। उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? मैं 50 से ऊपर चला जाऊं, ठीक है, और 50 से ऊपर अगर वो चले गए, 80% वोटर हिंदू है, उसके 50% अगर वो को मिल गया तो उनके 40% हो जाएंगे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है उसमें 40% बहुत होता है, ठीक है, उन्हें किसी कम्युनिटी की जरूरत नहीं फिर। तो ये उसी तरह की बात है जैसे ट्रंप ने कभी ओपनली नहीं कहा, लेकिन सबको मालूम था, हर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर को समझ में आ गया था, अमेरिका की वोटिंग पॉपुलेशन 72% वाइट है, नॉट डेमोग्राफिक पॉपुलेशन। वो 63 थी वोटिंग, हाँ, वोटिंग पॉपुलेशन। उन्होंने कहा मुझे इसका 70% मिल जाए तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मेरे 50%, वहाँ 50% चाहिए जीतने के लिए, करीब करीब मुझे मिल जाए तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। तो स्ट्रैटेजी लग रही है बीजेपी की कि हमें 50% अगर हिंदू वोट मिल जाए तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। पसमंदा पॉलिटिक्स वगैरह जो इमर्ज हो रही हैं वो सप्लीमेंट्री हो सकती हैं, और उसमें कोई मेन स्ट्रीम नहीं है। वो मेन स्ट्रीम है, हमें 50% ज्यादा वोट चाहिए। तो उसको कैसे काउंटर करना है ये ऑपोजिशन को सोचना है। वो चाह रहे हैं 37 से 40-41 चले जाएं, जिसके लिए उन्हें 50% हिंदू वोट चाहिए, ओवरऑल 40-41। इनको करना है कि वो 37% उनके टोटल बैठ जाता है, उसे मेंटेन करना है, उनको भी 40 की तरफ जाना है। उनकी कैलकुलेशन होगी हिंदू मुस्लिम ईसाई सब मिला के सब उतने बैठेंगे। तो ये जो है ये प्योरली इलेक्टोरल साइड है उसकी। उसमें एक चीज और याद रखिए, इस बार 2024 में नेशनल सिक्योरिटी ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की जो नजदीकी बढ़ी है, उससे अगर पाकिस्तान से कोई भी झगड़ा हुआ जिसका आप फायदा लेना चाहें इलेक्टोरली, कोई भी झगड़ा हुआ तो उसमें चाइना इन्वॉल्व हो जाएगा फौरन। एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, जिसको कहते हैं एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ पावर पॉलिटिक्स। अगर इस बार झगड़ा हुआ तो चाइना उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। वो एनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जर्वर विल टेल यू, वो पुलवामा जैसा फायदा नहीं मिल सकता, वो फायदा नहीं मिल सकता, पुलवामा बालाकोट जैसा फायदा नहीं मिल सकता। तो उसकी इंप्लीकेशन नेशनल पॉलिटिक्स के लिए क्या है? फर्दर पोलराइजेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और फिर विपक्ष की क्या रणनीति है? विपक्ष की रणनीति है कि उन्हें भी 37% जो उनके पास है मेंटेन ना करके और आगे भी बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं, उनको हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो उसके बिना नहीं ना। उनको अगर जो आप कह रहे हैं कि राजस्थान के लोग शायद, राजस्थान के पॉलिटिशियन शायद हिंदू वोट के लिए जाएंगे, वो लेजिटिमेट और वायबल स्ट्रैटेजी नहीं है। वो कितना भी कॉशियस होना चाहें, वो वायबल स्ट्रैटेजी नहीं है। ऑपोजिशन पॉलिटिक्स की वायबल स्ट्रैटेजी में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख सबको मिलाना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। माइक्रो लेवल पे करना पड़ेगा। हाँ, माइक्रो लेवल से वो होगी। माइक्रो आखिरी सवाल अब आपसे बिल्कुल, कि अगर 2024 में अब से कुछ ही महीने बाद नरेंद्र मोदी चुनकर आए फिर से,
तीसरा टर्म उनको मिलता है। भारत के लोकतंत्र और समाज के क्या मायने हैं, और नहीं आए तो क्या मायने हैं? आने का मतलब है कि इंडिया विल हैव अ हिंदू पॉलिटिकल ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशन, either the constitution will be changed or in effect the basic constitutional value of India, which is that Hindus and Muslims are equal, all communities are equal, religious communities, all religions are equal. That will either there will be a clear challenge to that through parliament, or there will be effective challenge to that if through legislative processes it can't be done. तो अभी तक जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र आ गया है, वो टेक्निकली गलत है। उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्निकली गलत है वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली तो नहीं आया और 13 सरकारें इनके पास नहीं है। तो अगर वो वापस आते हैं तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट के थ्रू कुछ ना कुछ मेजर्स आएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट उनके कंट्रोल में होगी। फिर स्टेट्स क्या करती हैं हमें नहीं मालूम, देखिए क्या करती हैं, और स्टेट्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये भी पॉलिटिक्स का पार्ट होगा। लेकिन थर्ड इलेक्शन अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतते हैं तो इसका मतलब है हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर इन इंडिया, हिंदू राष्ट्र, उसको हिंदू राष्ट्र कह देना चाहिए उसको, फिर हिंदू राष्ट्र की तरफ डिसाइसिव स्टेप्स होंगे। कैसे होगा वो सोचेंगे, मेरे ख्याल से पहले उसका सबसे बड़ा एलिमेंट होगा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन किसी तरह का। क्या एग्जैक्टली उसका स्वरूप होगा वो हम नहीं अभी प्रेडिक्ट कर सकते, कि पार्लियामेंट अगर उनके कंट्रोल में है तो पार्लियामेंट के थ्रू द बिगेस्ट मूव्स होंगे, जो सीए जैसे मूव्स, उनसे भी बड़े मूव्स होंगे। कोई और ऐसा आपके पास उदाहरण है पूरी दुनिया में कि आप ये बता सकें कि भारत एक ऐसा देश बन जाएगा? हाँ, तो अमेरिकन साउथ बिटवीन 1880 एंड 1965 लोग कंपेयर करते हैं जर्मनी 1930 से, वो गलत कंपैरिजन है। यहाँ पे the attempt is to reduce Muslims in particular and minorities in general into second-class citizens. It is not an eliminationist project. The project in Germany was eliminationist. Jews had to be physically eliminated. वो प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ का प्रोजेक्ट है सेकंड क्लास सिटीजन बनाना है, जैसे अमेरिकन साउथ में हुआ था। Blacks were neither sent back to Africa nor physically eliminated, but they couldn't be in the American South. और वहाँ का फेडरलिज्म इतनी स्ट्रांग है कि उन 13 स्टेट्स में उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका में। फेडरलिज्म के स्टेट की पावर इतनी है, तो उन्होंने जिनको कहा था जिम क्रो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ब्लैक्स को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया लीगली। तो ये कास्ट ऑर्डर जैसा हो जाएगा। कास्ट ऑर्डर जैसा हो ये जाएगा, जैसे कास्ट ऑर्डर व्यवस्था है उस तरह से हो जाएगा। हाँ, तो ये उसमें उनका जो अगर आप कहें कि 1000 साल से यहाँ गुलामी है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री, आपका इंटरप्रिटेशन जो इतिहास का है, उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लोगों के राइट्स होंगे, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं, कम्युनिटी के राइट्स होंगे। तो अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान 1000 साल से डिसलॉयल हैं, तो वो हिंदुओं के कैसे इक्वल हो सकते हैं? ये है डिस्कोर्स। ये डिस्कोर्स पार्लियामेंट के थ्रू, ये अगर ये जीतते हैं तो पार्लियामेंट के थ्रू किसी तरह से आएगा। ये कैसे हो सकते हैं इक्वल, जो अमेरिकन साउथ में हुआ था? ये कैसे हो सकते हैं? फॉर्मर स्लेव्स और स्लेव ओनर्स इक्वल कैसे हो सकते हैं? लीगली आपने खत्म कर दी स्लेवरी, लेकिन फिर भी आप पॉलिटिकली इक्वल कैसे बना सकते हैं? और कोई गारंटी नहीं है कि 2024 के बाद फिर भारत में कभी चुनाव हो। ये मुश्किल होगा, लेकिन गारंटी तो नहीं है। ये मुश्किल होगा इलेक्शंस को पूरी तरह से एलिमिनेट करना। उनकी प्रॉब्लम, अगर वो जीत जाते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ होगी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ क्या करना है। जी हाँ, और फिर नेशनल लेवल पर जीत जाएंगे वो ना। सिस्टम भी चेंज करने की फिर कोशिश हो, राष्ट्रपति क्या ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया जाए, वो तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं। हाँ, उसका फॉर्म अभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बेसिक इशू क्लियर है। हिंदू राष्ट्र के तरफ स्टेप्स लिए गए हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बना है अभी, हिंदू राष्ट्र बन सकता है 2024 और 2029 के बीच में, और उसका पहला अटैक पार्लियामेंट के थ्रू होगा, अगर वो पार्लियामेंट उनके कंट्रोल में। आपकी बात समझ आ गई। आप ये कह रहे हैं कि एक तरह का हिंदू पॉलिटिकल ऑर्डर होगा, भारत आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन सकता है, जिसका जो रास्ता है वो संसद के जरिए निकलेगा, और ये संभव नहीं है कि भारत की
जो अल्पसंख्यक समुदाय खासकर भारत के मुसलमान हैं उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर ही ये संभव हो पाएगा। जैसा पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बहुत बहुत पाकिस्तान शुक्रिया आपका। में जो माइनॉरिटीज के साथ हुआ है, जी। वो ही प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल। इस बार ऑन बिहाफ ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर वार्ष्णेय, आपका द वायर के स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो उम्मीद है आपको कम से कम कुछ ये समझ आ रहा होगा कि भारत में जो फिलहाल बड़े राजनीतिक जो बदलाव हो रहे हैं और जो होने वाले हैं उनको किस तरीके से, किस नज़रिए से देखा जाए। मैं समझती हूँ इसको अच्छी तरीके से कि आपके पास और मेरे पास भी जितने सवालों के जवाब नहीं मिले, जितने ज़्यादा सवाल मेरे पास आ गए इनके जवाबों के बाद, उम्मीद हम ये करेंगे कि फिर हम किसी बड़े विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे और आप तक आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।